वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वो लिंक यहां दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आप बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। इतिहास और नागरिक शास्त्र, कक्षा 8वीं। कक्षा 6वीं में हमने प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया। कक्षा 7वीं में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया। कक्षा 8वीं में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते समय हम जिस कालखंड से गुजर रहे हैं वह कालखंड शुरू होता है 16वीं शताब्दी के बाद का। और उसी कड़ी में हम आज पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति। पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि भारत को किस तरह अपने विभाजन की शर्त पर स्वतंत्रता मिली थी। इसके बाद क्या हुआ, इन सब घटनाओं को हम जानेंगे इस पाठ में। पाठ 13, स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति। गोवा मुक्ति संघर्ष। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि पुर्तगालियों की सत्ता से भारत को कैसे स्वतंत्रता मिली। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात इन रियासतों के विलयीकरण की समस्या हल करने का दायित्व भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। और उन्होंने बड़ी तत्परता से, बड़ी निष्ठा से और बड़ी दृढ़ता से इस जिम्मेदारी को निभाया। गोवा मुक्ति संघर्ष। इस मानचित्र में हमने देखा पिछले वीडियो में कि भारत के कुछ क्षेत्रों में फ्रांसीसी उपनिवेश अभी तक थे, पुर्तगाली उपनिवेश भी थे। तो ये है हमारे फ्रांसीसी उपनिवेश। लेकिन अब फ्रांसीसी उपनिवेश जो थे वो खत्म हो चुके थे, वो स्वतंत्र भारत में एकीकृत कर दिए गए थे। तो जितने भी ये फ्रांसीसी उपनिवेश थे इनका भारत में विलीनीकरण हो चुका था। अब बचे रह गए थे पुर्तगाली उपनिवेश जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर थे। इसमें हम मुख्य रूप से गोवा और दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये जो है ये मुख्य पुर्तगाली उपनिवेश अभी भी बचे थे। भारत के कुछ क्षेत्रों और हिस्सों पर पुर्तगालियों की सत्ता बनी हुई थी और उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी नहीं थी, परंतु भारत ने दृढ़ता पूर्वक यह समस्या भी हल की। जिस तरह से हैदराबाद की रियासत को
भारत में विलीन किया, कश्मीर की रियासत, जूनागढ़ की रियासत और फ्रांसीसी उपनिवेश भारत में शामिल हुए, उसी तरह उसी दृढ़ता से भारत ने यह पुर्तगालियों की समस्या का भी सामना किया और उसका समाधान भी प्राप्त किया। गोवा मुक्ति संघर्ष। गोवा मुक्ति संघर्ष को समझने के पहले हमें यह जानना होगा कि यह संघर्ष किनकी वजह से शुरू हुआ। तो बच्चों, यह संघर्ष शुरू हुआ पुर्तगालियों के शासन से। अब ये पुर्तगाली कौन थे, कहां से आए थे? तो पुर्तगाली शब्द है, इसका आधार जैसे ही हम लेते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि यह पुर्तगाल देश से संबंधित है। तो पुर्तगाल देश आखिर कहाँ है और कहाँ है ये देश जहां से इतने लोग आए और 400 सालों तक भारत में रह गए? क्या कारण था आखिर इसका? तो हम यदि इस विश्व के मानचित्र को हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसमें कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको जैसे बहुत से देश शामिल हैं। ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये हमारा एशिया महाद्वीप जिसे हमारा भारत भी है, और यहाँ बीच में हम देख रहे हैं छोटा सा ये यूरोप महाद्वीप। अब इस यूरोप महाद्वीप पे यदि हम फोकस करें, इसको केंद्रित करें, तो हम देखते हैं कि ये जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है पुर्तगाल। यह हमने देखा फ्रांस, ये स्पेन, यहाँ पर हम देख रहे हैं जर्मनी, ये इटली, यूक्रेन, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, है ना, यहाँ हम देख रहे हैं ग्रीस, बल्गारिया, रोमानिया, ऐसे बहुत सारे देशों को मिलाकर ये यूरोप महाद्वीप है। और इसी यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है यहाँ पर पुर्तगाल। पुर्तगाल के पूर्व में स्पेन है और पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। ये हम देख रहे हैं पुर्तगाल का ध्वज। तो पुर्तगाल से जो व्यापारी भारत में आए, उन्होंने किस तरह से भारत पर व्यापार के बाद अपना साम्राज्य भी स्थापित किया, चलो देखते हैं इसको। ये है यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप का ये देखो छोटा सा देश है पुर्तगाल, और ये है हमारा भारत देश। अब कहाँ नन्हा सा छोटा सा पुर्तगाल और कहाँ इतना बड़ा भारत देश। और जिस काल में यहाँ से पुर्तगाल से व्यापारी अपने बड़े बड़े जहाजों को लेकर ये समुद्री रास्ते से अटलांटिक महासागर को पार करते हुए, हिंद महासागर को पार करते हुए ये यहाँ पे भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे, कालीकट बंदरगाह पर। और क्यों भारत आए ये लोग? क्योंकि भारत आर्थिक रूप से समृद्ध देश था। व्यापार हम कहाँ करते हैं? बंजर जगह पे जाकर, वीरान जगह में व्यापार नहीं होता। व्यापार ऐसी जगह पर होता है जहां उसकी संभावना होती है, जहां खरीद लेन देन की व्यवहार संभव होता है। तो भारत जैसा देश, यहीं पर यह सब कुछ संभव था क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की समृद्धि थी, चाहे कला की समृद्धि हो, संस्कृति की समृद्धि हो, आर्थिक समृद्धि हो, स्थापत्य की समृद्धि हो। भारत समृद्धियों से भरपूर देश था। और इसलिए ये व्यापारी, चाहे वो फ्रांस के व्यापारी आए भारत में, चाहे पुर्तगाल के आए, चाहे इंग्लैंड के आए, उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। और ये पुर्तगाल के व्यापारी पुर्तगाल से यहाँ तक इस समुद्री रास्ते से यहाँ पहुंचे। सबसे पहले भारत आने वाला जो व्यापारी था, पुर्तगाली व्यापारी, जहाजी था, वो था वास्को डी गामा। यह सब हम जानते हैं। हमने अपने दूसरे पाठ में ये पढ़ा भी है कि यूरोप में भारत से व्यापारी कैसे कैसे आए, उनमें वास्को डी गामा के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो वास्को डी गामा जो था ये भारत पहुंचा, समुद्री नाविक था, खोजी यात्री के रूप में वो यहाँ पहुंचा। लेकिन यहाँ की संपदा देखकर उसे लगा कि अरे यहाँ तो अच्छा व्यापार किया जा सकता है। वह भारत पहुंचा था और फिर से यहाँ से कुछ दिन रहा और वो भारत से लौटा, वापस अपने देश लौटा। और उसने वहां जाकर वहां के शासक को बताया कि भाई यहाँ तो ये देश समृद्ध है, यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। और इसके बाद अनेक व्यापारी जहाजी बेड़े लेकर जहाज से द्वारा वो भारत पहुंचे। और ये है भारत का पश्चिमी तट, कालीकट। पोर्चुगीज वर द फर्स्ट वंस टू कॉलोनाइज पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड वर द लास्ट टू लीव। पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाली व्यापारी। अब यहाँ पर स्पेलिंग में बच्चों आप देख रहे हो PORTUGUESE, तो आपको ऐसा लगता है कि इसका उच्चारण पोर्तुगीज भी हो सकता है, लेकिन नहीं। इसका हमें ध्यान देना है कि यहाँ
ट नहीं है, त नहीं है, यहाँ च है, पोर्चुगीज। पोर्चुगीज यानी पुर्तगाली, पुर्तगाल के रहने वाले। और पुर्तगाल को हम हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं, अंग्रेजी में उसे पोर्चुगल कहा जाता है, च कहा जाता है, पोर्चुगल। और पोर्चुगल के लोग पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज वर द फर्स्ट they were the first person to colonize parts of India। तो ये सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था, और उसके बाद सतत यहाँ से व्यापारी लोग भारत आते रहे। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे उन्होंने भारत के कितनी जगहों पर अपना कब्जा कर लिया। ये भारत के पश्चिमी तट पर वो लोग पहुंचे थे, और उसके बाद भारत के इन पूर्वी तटों पर भी, वहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल तक वो लोग पहुंचे। और उसके बाद हम यहाँ भी देख रहे हैं उनके यहाँ पे उन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाया था, यहाँ तक अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया था। उसके बाद और भी व्यापारी यहाँ पर आए, ब्रिटिश व्यापारी आए, फ्रांसीसी व्यापारी आए, डच व्यापारी आए। तो इन सभी का आपस में टकराव हुआ, क्योंकि सभी को व्यापार करना था। तो व्यापारिक मुद्दों को लेकर इनमें आपस में टकराव हुआ, और इनके फिर बाद में धीरे धीरे आपस में इन्होंने समझौता भी किया कि यदि हमको व्यापार करना है तो इस तरह से लड़ने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने कई समझौते किए, और हर एक का दायरा थोड़ा सिमटता गया। और हम देखते हैं कि इसके बाद जो है पुर्तगालियों का जो वर्चस्व था, ये भारत के पूर्वी किनारे से हटकर सिर्फ भारत के पश्चिमी किनारों तक रह गया। भारत के पूर्वी किनारे जितने भी थे, वहां पर जहां भी उनकी सत्ता का विस्तार था, उन्होंने वो क्षेत्र छोड़ दिया। कुछ संघर्ष के दौरान हारने पे छोड़ा, कुछ समझौते के दरमियान छोड़ा, और अंततः सिर्फ भारत के पश्चिमी किनारों पर इनकी सत्ता सिमट कर रह गई। हम देख रहे हैं यहाँ पे गोवा का क्षेत्र है, मैंगलोर है, और यहाँ पर हम बॉम्बे, जिस मुंबई में आज हम रहते हैं, वो मुंबई, ये सब इनके आधिपत्य में थी। और बाद में मुंबई का जो टापू था, उन्होंने अपने बेटी की शादी में अपने दामाद को, अपने जवाई महाराज को मुंबई का टापू दहेज में दे दिया। लोग दहेज में गहने, रुपए, पैसे देते हैं, धन धान्य, अनाज देते हैं। ये लोग इतने समृद्ध थे पुर्तगाली लोग कि इन्होंने मुंबई का टापू ही वो अपने ब्रिटिश जो उनका जमाई था, ब्रिटिश जो दामाद था, उसको दहेज के रूप में उपहार में दे दिया। तो इस तरह से ये हम यहाँ देख रहे हैं, दीव, सूरत में, दमन, दादरा नगर हवेली, ये सब जगह अब इनके कब्जे में रह गई थी। वास्को डिगामा के 1498 ईस्वी में यूरोप से एशिया भारत के समुद्री मार्ग की खोज के 6 साल बाद, यानी वास्को डिगामा 1498 में भारत में आया था। उसके बाद उसने 2 यात्राएं और की, और इस तरह से धीरे धीरे उसने यहाँ का अध्ययन किया, यहाँ के व्यापार को समझा, यहाँ के बाजार को समझा। और 1505 ईस्वी में पुर्तगाल का फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसकी भारत में नियुक्ति हुई पहले पुर्तगाली वायसराय के रूप में। यानी अब पुर्तगाल जो था वह व्यापार के साथ साथ सत्ता में भी हिस्सेदारी के लिए यहाँ पर पहुंच गया था। गोवा मुक्ति संघर्ष। पुर्तगाल ने अपने अधिकार का प्रदेश भारत को सौंपने से मना कर दिया। उस प्रदेश को पाने के लिए भारतीयों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। 1947 अगस्त में भारत आजाद हुआ। अनेक रियासतें जो उस समय भारत में मिलने से मना कर रही थी, वो धीरे धीरे भारत में विलीन हो गई। जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद की रियासत, कश्मीर की रियासत, और यहाँ तक कि फ्रांसीसियों ने भी अपने उपनिवेश जो थे वो छोड़ दिए। लेकिन गोवा ने अभी भी अपने आधिकारिक जो क्षेत्र थे उन्हें भारत को देने से मना कर दिया, और भारतीयों को इस पर अधिकार लेने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। भारत अभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ था। भारत में अभी भी बेड़ियां टूट चुकी थी, उसकी गुलामी की बेड़ियां लगभग टूट चुकी थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर अभी भी यह जंजीरें दिखाई दे रही थी। और वो कौन से जगहें थी, कौन से क्षेत्र थे? वो वे क्षेत्र थे जहां पुर्तगालियों का कब्जा अभी तक बना हुआ था। और पुर्तगालियों से भारत को मुक्ति दिलाने का जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में डॉक्टर टी.बी. कुन्हा ये अग्रसर थे। इन्होंने पुर्तगालियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए गोवा कांग्रेस समिति की स्थापना की।
आगे चलकर 1945 ईस्वी में डॉक्टर कुन्हा ने मुंबई में गोवा यूथ लीग संगठन की स्थापना भी की। 1946 ईस्वी में डॉक्टर कुन्हा गोवा गए और उन्होंने भाषण बंदी का आदेश तोड़ा। पुर्तगाली सरकार ने डॉक्टर कुन्हा को भाषण देने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन डॉक्टर कुन्हा कब इन प्रतिबंधों से रुकने वाले। वे एक समर्पित देशभक्त थे। उनकी निष्ठा थी अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, और उन्होंने भाषणबंदी का आदेश तोड़ा और इस आदेश को तोड़ने के लिए पुर्तगाली सरकार ने उन्हें कैद कर लिया और उन्हें 8 वर्ष के कारावास का दंड सुनाया गया। उन्नीस ईस्वी में ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया। जब भी गोवा मुक्ति दिवस की बात की जाएगी या गोवा मुक्ति संग्राम की बात की जाएगी, उसमें सबसे पहला नाम जो बड़े सम्मान के साथ हम लेते हैं वह नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। प्रखर समाजवादी नेता और देश के प्रति समर्पित ऐसे ही अनेकों लोगों की कुर्बानियों से, अनेकों लोगों की अगुवाई से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। यह है गोवा। गोवा का मानचित्र हम देख रहे हैं यहाँ पर, और गोवा का यह जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक जगह है मड़गांव। जिस तरह से डॉक्टर कुन्हा के ऊपर भाषण देने का प्रतिबंध था, उसी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी भाषण देने की पाबंदी थी। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे देशभक्त समर्पित लोग कब किसी की गुलामी को स्वीकार करते हैं, और उन्होंने पुर्तगाली सरकार के इस प्रतिबंधात्मक आदेश को ठुकरा दिया और गोवा के मड़गांव में भाषण किया। और इसके लिए पुर्तगाली सरकार उन्हें कैद तो नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें एक सजा के रूप में गोवा की सीमा से बाहर कर दिया। पुर्तगाली सरकार ने कहा कि आप गोवा में नहीं आ सकते हैं, और उनको गोवा की सीमा से खदेड़ दिया बाहर। लेकिन राम मनोहर लोहिया इस पर कब रुकने वाले थे। और इसी समय और एक जगह संघर्ष चल रहा था, वह था गुजरात का दादरा नगर हवेली स्थान। गुजरात, ये भारत का गुजरात, और यहां पर है छोटे से गुजरात के दादरा और नगर हवेली के पुर्तगाली उपनिवेश को मुक्त कराने के लिए आजाद गोमांतक दल की स्थापना की गई। दादरा नगर हवेली जहां पर पुर्तगाली सत्ता थी, वहां पर आजाद गोमांतक दल की स्थापना हुई और उन्होंने संघर्ष किया, लगातार संघर्ष किया। और इस संघर्ष का परिणाम ये रहा कि 2 अगस्त 1954 ईस्वी को इस दल के युवाओं ने सशस्त्र आक्रमण कर दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली सत्ता से मुक्त किया, और यहां पर भारतीय शासन लागू हुआ। इस आक्रमण में कई लोगों ने हिस्सा लिया। विश्वनाथ लवंदे, सुधीर फड़के, राजा भाऊ वाकणकर, नाना साहेब काजरेकर, वामन सरदेसाई, केशव तळवळीकर, इस तरह से अनेक लोगों ने इस आक्रमण में हिस्सा लिया, अपना योगदान दिया और अंततः दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त किया। 1954 ईस्वी में ही गोवा मुक्ति समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने महाराष्ट्र से सत्याग्रहियों की अनेक टुकड़ियां गोवा भेजी। महाराष्ट्र से जो सत्याग्रहियों की टोली गोवा भेजी गई, उनमें थे प्रमुख नाग गोरे जी, सेनापति बापट जी, पीटर अल्वारिस जी, महादेव शास्त्री जोशी जी और उनकी पत्नी सुधाताई जी। सभी ने इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया, अपना योगदान दिया। मोहन रानडे ये भी गोवा मुक्ति आंदोलन के एक जुझारू नेता रहे। इन सभी सत्याग्रहियों पर पुर्तगाली सत्ता ने अनगिनत अन्याय और अत्याचार किए। पुर्तगालियों की सत्ता ने जो सत्याग्रहियों पर अत्याचार किया, अन्याय किया, वह देखकर भारत का जनमत और अधिक क्षुब्ध हुआ मतलब और आंदोलित हुआ, क्रोधित हुआ
और उसके मन में वो दुखी भी हुआ कि अरे ये पुर्तगाली लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह से किसी को अन्याय किया जाता है। और वह दुखी भी हुए और दुखी होने के साथ साथ क्रोधित भी हुए और उन्होंने सोचा कि अब तो हमको पुर्तगाल के साथ नहीं रहना है। भारत सरकार पुर्तगाली सरकार के साथ समझदारी और संयम से बातचीत कर रही थी, परंतु पुर्तगाली सरकार मान नहीं रही थी। अंततः विवश होकर भारत सरकार ने सैनिकी बल का उपयोग करने का निर्णय किया। उन्होंने सोचा कि अब तो ये सरकार मान नहीं रही है और इसका अत्याचार जो है वो सीमा को पार कर रहा है। हमारे जो सत्याग्रही थे वो इतने अत्याचारों से संघर्ष कर रहे थे, अन्याय के प्रति विरोध कर रहे थे। तो भारत सरकार ने सोचा कि अब तो इसका कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए और उन्होंने सेना को भेजने का निर्णय कर लिया। दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश किया। भारतीय सेना का गोवा में स्वागत हुआ। शीघ्र ही पुर्तगाली सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीय सेना का स्वागत गोवा में वहां की सरकार ने नहीं किया, वहां की जनता ने किया, क्योंकि वहां की जनता भारत के साथ मिलकर रहना चाहती थी। इसलिए सरकार वहां की जनता को राहत की सांस मिली कि अब भारतीय सेना ने हमारा साथ दिया है, मतलब अब हम जल्दी ही इस पुर्तगाली सरकार के अत्याचार से मुक्त हो जाएंगे। और इस तरह दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुआ। गोवा में जो पुर्तगाली सत्ता थी उसे उखाड़ फेंका गया और वहां भारतीय तिरंगा लहराया। इस तरह हम देखते हैं कि भारत में जो प्रमुख उपनिवेश थे, जिन राष्ट्रों ने, साम्राज्यों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था, उनमें ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश साम्राज्य का ये ध्वज यूनियन जैक, पुर्तगाली साम्राज्य का ये ध्वज और ये फ्रांसीसी साम्राज्य का ध्वज। इन तीनों साम्राज्यों ने कई वर्षों तक, कई सदियों तक भारत पर अपना आधिपत्य जमा कर रखा। यहाँ की जनता पर मनमाने अत्याचार किए, यहाँ लूटपाट की और अपने देश को समृद्ध किया। यहाँ से धन संपत्ति लूटकर, यहाँ के संपदा को लूटकर अपने घर को भरा, अपना देश आगे बढ़ाया। लेकिन ये होता है ना कि हर एक अत्याचार का कहीं ना कहीं अंत होता है। भारतीय जनता देर से ही सही जागृत हुई और उसने अपने स्वतंत्रता के प्रति एक निष्ठा के साथ आंदोलन किया कि अब हमें इन किसी की गुलामी को नहीं सहना है। और इस आंदोलन का परिणाम हुआ कि इन तीनों सत्ताओं को भारत छोड़कर जाना पड़ा और भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ। भारत एक स्वतंत्र राज्य बना, स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य बना। और भारत को स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य बनाने में डॉक्टर टी.बी. कुन्हा, स्वामी रामानंद तीर्थ और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतुलनीय योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और न केवल ये तीन, बल्कि इनके साथ अनेकों लोग थे, हजारों लोग थे, लाखों भारतवासी थे, जिन्होंने तन मन धन से इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। आज कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको हम भुला चुके हैं, जिनको कहीं भी उनका नाम हम कहीं पढ़ते नहीं हैं, उनके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन ऐसे अनाम गुमनाम लाखों शहीद हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ऐसे इन असंख्य अनगिनत शहीदों को हम प्रणाम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और हमको ये शपथ भी लेनी चाहिए कि उन शहीदों की जो कुर्बानी है उसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, अपने देश को हमेशा आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह से भारत की भूमि से साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंका गया। भारत के स्वतंत्रता युद्ध की सच्चे अर्थ में परिपूर्ति हुई। भारत स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों की दासता से, लेकिन फ्रांसीसी और पुर्तगाली फिर भी छोटे से हिस्से पर ही सही अपना कब्जा जमा कर बैठे थे। और जब उन सबको भी यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया गया तो सही मायने में भारत स्वतंत्र हुआ। और हम सबको इस स्वतंत्रता की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है बच्चों। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देश में धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति, इन सब भेदभाव से ऊपर उठकर काम करें, पूरे भारत को एक करें और भारत को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।
यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।